बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने साउंड के बारे में तज़किरा किया था। तो साउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि साउंड इज़ नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। साउंड आपके पास एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव पाई जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल किसने कहना है? इसलिए कहना है क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशंस और एयरफ्रैक्शंस होते हैं। क्योंकि इसमें कंप्रेशंस और एयरफ्रैक्शंस होते हैं। और मैकेनिकल इसलिए कहना है बिकॉज इट नीड मीडियम। इससे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साउंड प्रोड्यूस करने की कंडीशंस क्या हैं, तो साउंड प्रोड्यूस करने की पहली कंडीशन ये है कि बॉडी मस्ट बी वाइब्रेटिंग। दूसरी कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी सम नेसेसरी मीडियम। और तीसरी, देयर इज अ लिसनर। बॉडी वाइब्रेटिंग होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भाई? आपके पास मीडियम होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपके पास लिसनर होना चाहिए। मीडियम के बगैर साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकती। मीडियम के बगैर साउंड प्रोपोगेट नहीं कर सकती। तो हमारे पास मीडियम का जो है वो साउंड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मीडियम होगा तो साउंड प्रोपोगेट करेगी, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपको ये बात बताई जा चुकी है कि मीडियम के बगैर साउंड प्रोपोगेट नहीं करती। साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सुनिए गौर से। और वेलोसिटी ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एयर में। इसको सब नोट करेंगे क्योंकि नोट्स में नहीं है। हमें साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और साउंड की वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एयर में। हमें मालूम करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसमें? एयर में। मैं जानना चाहता हूँ कि हवा में जब साउंड प्रोपोगेट करती है तो आपके पास उसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैं जानना चाहता हूँ कि जब हवा में आपके पास साउंड प्रोपोगेट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। मेरा टॉपिक क्या है आज का? आज का मेरा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकालना। मुझे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर मालूम करनी है कि जब जब आपके पास कोई भी साउंड एयर में से पास होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एयर का मतलब हवा। मुझे जानना है कि हवा में साउंड की कितनी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, उसको सुनिएगा गौर से। जब आपके पास बादल गरजता है बारिश में, ठीक है, तो आप जानते हैं कि बिजली की एक चमक भी आती है, जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं थंडर। तो याद रखिएगा, जब बादल गरजता है तो आवाज बाद में आती है और लाइटनिंग पहले आती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। अगर हम कभी भी रात के पहर में एक बादल की गरजने की आवाज सुने और हम उसको चमकता हुआ भी देखें, तो हमें ऐसा अंदाजा होगा कि आपके पास जो लाइट है उसकी स्पीड जो है ना, वो आपके पास ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो पहले नजर आ जाती है। जबकि साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड के मुकाबले में कम है, तो आवाज आपके पास आती है बाद में। तो अब मैं जमीन पे बैठकर ये मेजर करना चाहता हूँ कि जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उस वक्त मेरी साउंड की क्या रफ्तार होती है। उस वक्त मेरी साउंड की रफ्तार कितनी है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं आज की क्लास में, तो आप बोलेंगे मैं साउंड की स्पीड मालूम कर रहा हूँ, या मैं साउंड की रफ्तार मालूम कर रहा हूँ कि जब हम बोलते हैं तो आवाज रफ्तार की कितनी होती है। ठीक है, आप सुनिए जरा गौर से। ये मेरे पास एक पॉइंट है और ये मेरे पास है पॉइंट बी। सुनिएगा गौर से मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरे पास मौजूद एक पॉइंट है और ये मेरे पास मौजूद एक पॉइंट बी।
पॉइंट ए पे भी मैंने एक बंदा खड़ा किया हुआ है और पॉइंट बी पे भी मैंने एक बंदा खड़ा किया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास इस बंदे के पास और ये जो इनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस मुझे मालूम है, उसका डिस्टेंस मुझे नोन है। और फर्ज कर लें कि जो डिस्टेंस है ये 8 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इस तरीके से मैंने इसका डिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है। अब इस बंदे के पास एक गन है, उस गन में से फ्लैश भी निकलता है, फ्लैश का मतलब लाइट भी निकलती है, और इस गन में से ऑब्वियसली बात है जब ये फायर करेगा तो साउंड भी सुनाई देगी। तो अब इस बंदे के पास एक स्टॉप वॉच थी, सुने गौर से, और मैंने इसको बोला जैसे ही यहाँ से फायर करे और तुम्हें फ्लैश निकलता हुआ नजर आए तुम स्टॉप वॉच ऑन कर देना। जैसे ही इसने स्टॉप वॉच ऑन करी, मतलब पर्सन बी की स्टॉप वॉच उसने ऑन करी, और स्टॉप वॉच ऑन करने के नतीजे में अब मैंने कहा जब तुम्हारे कान के ऊपर आवाज पड़े ये तुम्हारा एयर है तो तुम स्टॉप वॉच को बंद कर देना। तो आपके पास इसने जैसे ही लाइट को मतलब आवाज देखी, इसने फ्लैश देखा, तो इसने फौरन तेजी के साथ क्या किया, मतलब कि स्टॉप वॉच ऑन कर दी। और फिर स्टॉप वॉच ऑन करने के नतीजे में स्टॉप वॉच ऑन करने के नतीजे में आपके पास इसके कान के अंदर एक आवाज सुनाई दी, और वो आपके पास जितना टाइम लेकर आई उसने रिकॉर्ड कर ली। अब हो सकता है कि यहाँ पे हवा की वजह से कुछ एरर आ गए हों, याद रखिएगा जब हवा इस डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, और साउंड भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही हो, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो नॉर्मली साउंड इंक्रीज हो जाती है, और जब साउंड और हवा की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो साउंड डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें एयर के इफेक्ट की वजह से थोड़ा बहुत हमारे पास एरर आ सकता है, एयर के ब्लॉक होने की वजह से थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। अगर हवा की डायरेक्शन और साउंड की डायरेक्शन सेम है तो ओवरऑल आवाज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और अगर एयर और आवाज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड बेटे डिक्रीज होता है। तो मैंने कहा ये पर्सन ए से तुम फायर करो, मैं तुम्हारा फ्लैश निकलता हुआ देखूंगा। तो जैसे ही मैंने लाइट का फ्लैश यहाँ से निकलता हुआ देखा मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी। जब मैंने स्टॉप वॉच ऑन करी तो मैंने देखा मेरी आवाज़ कितने टाइम में पड़ रही है। तो जैसे ही मेरे कान में आवाज़ आके पड़ी मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दी, मैंने टाइम नोट कर लिया, मेरे पास टाइम आ गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो एक दफ़ा का टाइम निकालना है ना, तो एक दफ़ा का टाइम निकालना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और इसमें एरर्स होते हैं। तो अब यही काम हम दो तरीकों से करेंगे। पहले इसका टाइम मैं यहाँ से आज तक आने वाला नोट करूंगा T1, फिर मैं बोलूंगा अब मैं फायर कर रहा हूँ और तुम टाइम नोट करो। फिर इस तरीके से जब ये मैं फायर करूंगा ये देखिएगा कि यहाँ से फ्लैश इमिट हुआ। अब जैसे ही इसके कान में आके आवाज पहुंचेगी ये अपनी जो है वो स्टॉप वॉच को ऑन करेगा तेजी के साथ, और फिर नोट करेगा कि कितनी आवाज टाइम में पहुंच रही है। तो अब एक हो गया T1 और एक हो गया T2। तो अब हम ले लेंगे इनका एवरेज। एवरेज लेने से जो टाइम होता है वो एक्यूरेट टाइम मुझे मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो रहा होगा तो वो इसमें कवर हो जाएगा। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो करीब करीब सही होती है। अगर मैंने कहा 2 और 3 का एवरेज बताएं तो आपने बोला 2.5, 2.5 इज नियर टू 2 तब भी आप गलत नहीं कहेंगे, 2.5 इज नियर टू 3 तब भी आप गलत नहीं कहेंगे। तो अब आपके पास हम क्या लेंगे इसका एवरेज। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे निकालनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस इन दोनों के बीच का पता है, टाइम आप मालूम कर चुके हैं। जब एस को टी से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगी लाइट की सॉरी साउंड की स्पीड, कि हमारे पास साउंड की कितनी स्पीड पाई जा रही है बाय यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। किसी ने कहा आपको एस कैसे पता है, तो आपने बोला एस डिस्टेंस है, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, और टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया स्टॉप वॉच से, और टाइम का हमने एवरेज निकाल लिया ताकि एरर की जो एक्यूरेसी है वो कम से कम हो। तो ये आपके पास जो v था वो एस अपॉन टी के बराबर आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब जब साउंड में एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, एमसीक्यूज में आता है याद रखिएगा, साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर एयर में साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड। 330 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की जो स्पीड होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड एयर में। जबकि साउंड सब में से ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में से भी सॉलिड में से भी। वाटर में होती है इसकी स्पीड 1450 मीटर पर सेकेंड, जबकि आयरन, आयरन का मतलब सॉलिड, आयरन में इसकी स्पीड होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें पता चला कि साउंड हैज द मैक्सिमम स्पीड इन सॉलिड
Speed of sound is greater than solid, that is greater than liquid, and that is greater than gas. साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सॉलिड, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। आप फायर करें और ऐसी फायर हो जो लाइट इमिट करे, ताकि हम टाइम वगैरह बआसानी नोट कर सकें, और जितनी हमारे कान में आवाज में पड़ेगी उतना टाइम हम नोट करेंगे। तो ये मेरे पास थी बात जो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करी। और ये कोई नॉर्मल गन नहीं होती, ये वो गन होती है जो तोपों की तरह होती है, तोप जिसमें से आग का शोला निकलता है। तो उसको हम मियाम जबान में बोलते हैं क्या? लाइटनिंग, जो ऐसी होती है इस तरह की। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि टॉपिक आपके नोट्स में नहीं है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ इसको लिख लें और हेडिंग दें वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड की हेडिंग दीजिए। लिखें it is our common experience that the flash of lightning is seen earlier than hearing the thunder of cloud. It is our common experience that flash of lightning is seen earlier than hearing the thunder of cloud. So if we want to measure the speed of sound, then we do some experiment. If we want to measure the speed of sound, then we do some experiment. Select 2 points A and point B, almost at a distance of 8 kilometers from each other. Almost at a distance of 8 kilometers from each other. And there is no obstacle. Obstacle means इनके बीच में कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है. Obstacle between them. इनके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है. Fire the gun from point A and ask a person at point B to start a stopwatch. On seeing a flash. On seeing a flash, the stopwatch would be stopped when a sound is heard by person B. The stopwatch would be stopped when a sound is heard by person B.
हैव यू नोटेड? कितने लोग नोट कर चुके हैं? हेड्स रेज करें अपने। ओके, थैंक यू। कुछ लोगों ने अभी भी हाथ नहीं उठाया, जल्दी लिखे जरा बेटा। In this way, we measure time t1 to reach an observer. For accuracy, repeat the same procedure, but now the fired would be done from point B, and hence we get time t2. So t is equals to t1 plus t2 upon 2. T is equal to t1 plus t2 upon 2. सर आपने ये वी के पहले क्या लिखा है? In this way. दिस वे नहीं, ये जो आपने लास्ट में लिखा है वी गेट We get time t2. ये पीछे इतना शोर हो रहा है फातिमा आपके घर में। ए और बी से लेके बीच तक का हमें डिस्टेंस पता है। आप लिखें द स्पीड ऑफ साउंड can be calculated as v is equals to s upon t, where s is the distance from point A to B, where s is the distance from A to B. जो s है वो A से लेके B तक का डिस्टेंस है, ठीक है? where s is the distance from A to B. ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड का टॉपिक हो गया, और मैंने आपको बता दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर के अंदर जो इसकी वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो 330 है। इसको नोट कर लें चाहें तो। Hence, velocity of sound in air at 0 degree Celsius is 330 मीटर पर सेकेंड। और एक और चीज नोट कर लें, velocity of sound depends upon temperature. velocity of sound temperature पे डिपेंड करती है। if temperature increases, speed of sound increases. velocity of sound depends upon the temperature. if temperature increases then speed of sound increases. वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज होगी।
ठीक है भाई, ये 10 करा था जो आपके पास हो गया। ये आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर था आपका यहाँ पे वो खत्म हो गया। ये टॉपिक आपके नोट्स में नहीं था लेकिन रिड्यूस सिलेबस में था, तो मैंने आपको करवा दिया। पहले मैं आपको सारा रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद जो टॉपिक्स बच जाएंगे वो करवाऊंगा। पहले मेरा फोकस होगा कि मैं सारा आपको रिड्यूस सिलेबस करा दूं, क्योंकि एक बात तो तय है कि रिड्यूस सिलेबस में जो टॉपिक है वो तो लाजमी आने। तो इसलिए जो रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। चैप्टर नंबर 12 आपका यहाँ पे हो गया वाइंड अप। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15। आपकी जो बुक 2 थी वो भी बन चुकी है और इंशाल्लाह ताला जैसी कैंपस हमारा रिज्यूम होता है फिजिकल क्लासेस के लिए तो वो आपको मिल जाएगी। बुक 2 आपकी बन चुकी है और मैंने बोला जब आपकी फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो जाएंगी कल तक, तो जो भी रिजल्ट आता है वल्लाह आलम, मतलब वो चाहे वो हाँ में आए या ना में आए, चाहे वो फिजिकल क्लासेस हो या वर्चुअल क्लासेस हो जैसे कि हो रही हैं, तो उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि आपको वो कब दी जाएंगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कैंपस खुलता है तो ऑब्वियसली बात है यू विल बी ज्वाइनिंग कैंपस ऑन द सेम वे एज यू वर 1 मंथ बिफोर, जो आप क्लासेस कैंपस लेने आते थे। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर कैंपस ना खुले तो आपको टाइम दे दिया जाए कि आप इस टाइम पे आके अपनी बुक 2 कलेक्ट कर लें, तो आपके सिबलिंग्स में से वो कोई भी आके कनेक्ट कर सकता है। इससे ये होगा कि आपके पास जो नोट्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और अगर कुछ नोट्स वगैरह मुझे शेयर करने होंगे तो फिर मैं उसकी पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दिया करूँगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ इससे एमसीक्यूज वगैरह बन सकता है वो। तो चैप्टर नंबर 15 हमें शुरू करना है और उस चैप्टर का नाम हमारे पास है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारे पास न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। याद रखिएगा, लाइट हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेनी इयर्स फॉर मेनी साइंटिस्ट। हमेशा से लाइट जो है बहुत सारे लोगों का वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। और जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारी कोशिश होती है कि हम उसके बारे में जानें, कि हमारे पास वो पूरी उसके बारे में हम नॉलेज दें कि भाई वो चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है। तो किसी ने कहा कि लाइट है पार्टिकल, किसी ने कहा कि लाइट है वेव, और किसी ने कहा कि लाइट एक डुअल नेचर रखती है। एक डुअल नेचर से मुराद ये है कि लाइट सम टाइम एक्ट एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम एक्ट एज अ वेव। जिसने ये कहा कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, जिसका मतलब है कि लाइट सम टाइम एक्ट एज अ पार्टिकल एंड सम टाइम एक्ट एज अ वेव, उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा। लाइट का डुअल नेचर होता है, लाइट डुअल नेचर रखती है। कभी कभी लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल के तौर पर एक्ट करती है, कभी कभी लाइट आपके पास एज अ वेव के तौर पर एक्ट करती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली डिस्प्ले नहीं होती। कभी लाइट पार्टिकल के तौर पे एक्ट करेगी, कभी लाइट वेव के तौर पे एक्ट करेगी, लेकिन ये दोनों के दोनों एक साथ एग्जिबिट नहीं होते। न्यूटन के हिसाब से लाइट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड कर्पसल्स। Newton said light consists of a minute particle called corpuscles. These corpuscles always travel in a straight line with great velocity. न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी माइन्यूट पार्टिकल कॉल्ड कर्पसल्स। लाइट जो है वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल के ऊपर बेस करती है जो हमारे पास कर्पसल्स कहलाते हैं। These corpuscles travel in a straight line with great velocity. When these corpuscles enter in I always get confused in the spelling of corpuscle.
यस, ये कॉर्पसल है, इसको मैं कर पढ़ता हूँ लेकिन ये कॉर्पसल है, ओ कर लीजिएगा इसको। When these corpuscles enter in a human eye, they create sensation of vision. When these corpuscles enter in a human eye, they create sensation of vision. जब ये corpuscle हमारी आंख में एंटर होते हैं तो ये क्रिएट करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। देखिए भाई, अब सारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से मुराद अब वो चीजें हैं जो कि आपके पास सारी सुनने वाली है। न्यूटन के मुताबिक लाइट एक पार्टिकल है, न्यूटन के मुताबिक लाइट एक पार्टिकल है, और पार्टिकल की कैपेबिलिटी होती है कि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। किसी ने पूछा न्यूटन से कौन सा पार्टिकल है, तो न्यूटन ने कहा ये बहुत छोटा पार्टिकल है, और ये एक बहुत छोटा पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को हम कहते हैं करपसल। ठीक है, ये आपके पास जो करपसल्स होते हैं वो किसी भी सोर्स से इमिट होते हैं, और जब भी किसी भी सोर्स से इमिट होते हैं तो ये ट्रेवल करते हैं ना स्ट्रेट लाइन में, और इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। दीज करपसल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद ग्रेट वेलोसिटी। ये करपसल्स आपके पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और इनकी वेलोसिटी आपके पास बहुत ज़्यादा पाई जा रही होती है। और जब ये करपसल्स हमारी आंख के अंदर एंटर होते हैं तो इनसे हमें इमेज नज़र आता है, दे क्रिएट सेंसेशन ऑफ विजन। न्यूटन ने क्या बोला कि लाइट एज अ पार्टिकल नेचर, ये लाइट का आखिरी चैप्टर है। लाइट के 3 चैप्टर थे, 13, 14, 15। एक में रिफ्लेक्शन थी, एक में रिफ्रैक्शन थी, और एक में लाइट का नेचर। तो अब आखिरी चैप्टर पे लाइट के। तो न्यूटन के हिसाब से लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल। माइन्यूट पार्टिकल क्या कहलाते हैं? करपसल्स। करपसल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब आपके पास ये करपसल्स हमारी आंख में एंटर होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इनको इमिट करता है, तो ये क्रिएट करते हैं सेंसेशन ऑफ विजन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस थ्योरी से हमें क्या क्या पता चला, तो इस थ्योरी के रिजल्ट्स, इस थ्योरी से एक्सप्लेन हुई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इस थ्योरी से मुझे मिला ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, इससे मुझे पता चला लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। ये इनके रिजल्ट्स थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एज वेल एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एक फिनोमेना ये में आके मार खा गए, और जिस फिनोमेना में आके मार खाए वो फिनोमेना आपके पास कहलाता है रिफ्रैक्शन। ड्रॉबैक, रिफ्रैक्शन, इन्होंने एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने कहा रिफ्रैक्शन का इन्होंने एक बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया। जी मोहम्मद आहद। सर स्लाइड दिखाते हैं पिछली। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इन्होंने आपके पास बहुत रॉन्ग दिया। इन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड जो है वो आपके पास डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। इन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। इन्होंने ये बोला, इन्होंने कहा लाइट की स्पीड जो होती है डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फोकॉल्ट। फोकॉल्ट, FOUCAULT, फोकॉल्ट, फोकट नहीं, फोकॉल्ट। और फोकॉल्ट ने ये प्रूफ किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम is greater than the speed of light in denser medium.
लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। तो फौकॉल्ट ने इस बात को प्रूव किया कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया फौकॉल्ट ने। फौकॉल्ट वो आदमी था जिसने हमें इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी। जब ये थ्योरी कंसिडर की गई थी या दी गई थी तो न्यूटन उस ज़माने में एक टावरिंग पर्सनैलिटी माना जाता था। टावरिंग पर्सनैलिटी से मुराद ये कि कोई इसके रिजल्ट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। तो ये वजह है कि दिस थ्योरी वाज एक्सेप्टेड अबाउट 100 ईयर्स। 100 साल तक इसकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हाइगन, और उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम है हाइगन वेव थ्योरी। हाइगन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ वेव। हाइगन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ वेव। लाइट आपके पास एक वेव की फॉर्म में पाई जाती है। इसने बोला जिस तरीके से अगर हम एक तालाब है, तालाब मीन्स पॉन्ड, और पॉन्ड के अंदर अगर हम एक पत्थर उठा के डालते हैं तो उस पत्थर से पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं जो चारों तरफ फैलती हैं। इसी तरह अगर ये एक लाइट की सोर्स है तो यहाँ से लाइट वेव बनती हुई अपने आप को चारों तरफ फैलाएगी। यहाँ से लाइट वेव बनती हुई अपने आप को चारों तरफ फैलाएगी। तो इसने बोला लाइट कंसिस्ट ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ वेव। जिस वक्त की थ्योरी दी गई थी उस वक्त तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर नहीं हुई थी। जिस वक्त तक ये थ्योरी दी गई थी उस वक्त तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर नहीं हुई थी। और ये हमेशा समझा जाता था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और ये हमेशा समझा जाता था कि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। हमेशा कंसिडर किया जाता था अ वेव ऑलवेज नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया। साइंटिस्ट को ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ। साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई अगर ये वेव है तो आप मुझे बताइए कि आपके पास लाइट अगर वेव है तो सन से लेके अर्थ तक कौन सा मीडियम है, क्योंकि वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और दूसरा, किसी ने ये बोला कि हर वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, तो आप मुझे बताइए कि लाइट की वेवलेंथ कितनी है। किसी ने बोला कि हर वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ होती है, तो आप मुझे बताइए लाइट की वेवलेंथ कितनी है। पहली ऑब्जेक्शन क्या आई? पहली ऑब्जेक्शन ये आई कि आप हमें ये बताइए कि आपके पास जो है वो, अगर ये वेव है तो वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो आप मुझे बताइए सन और अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम मौजूद है। और दूसरी ऑब्जेक्शन ये आई कि लाइट की वेवलेंथ क्या है अगर वो वेव है तो अब ये दोनों ऑब्जेक्शंस आई। एक तो ये कि मीडियम कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा लाइट की वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। ठीक है, तो ये आगे मैं इंशाल्लाह ताला फिर सैटरडे की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।